सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस लेक्चर में शेर शाह के प्रशासन की बात करेंगे। ये द्वितीय अफगान राजवंश था, इसी के प्रशासन की चर्चा हम करते हैं। तो शेर शाह का जो प्रशासन है वो अकबर के लिए एक रोल मॉडल का काम करता है। इस मामले में वो अकबर का अग्रगामी था। तो शेर शाह के प्रशासन की चर्चा थोड़ा सा कर लिया जाए। शेर शाह एक वीर शासक था, महानायक था। और आप देखते हैं कि चौसा का युद्ध और बेलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद उसने शासन सत्ता को अपने हाथों में ले लिया, कब्जा कर लिया और भारत में द्वितीय अफगान राजवंश की स्थापना किया, जिसे सूर्यवंश के नाम से जानते हैं, जिसका शासनकाल 1540 से लेकर 1555 तक माना जाता है। 15 साल के शासनकाल में 5 साल तक का शासन शेर शाह सूरी का था, जो 1540 से लेकर 1545 तक था उसका। तो वीर होने के साथ साथ ये शासन प्रणाली को चलाने का कुशल प्रबंधक भी वो था। तो ऐसे दौर में उसने शासन प्रशासन को भी सुदृढ़ता प्रदान किया। अब्बास खां शेरवानी ने शेर शाह के विषय में लिखा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर है। और ये अब्बास खां शेरवानी जो पुस्तक है उसका नाम है तारीखे शेर शाही। ये पुस्तक है, इसको हम तोहफा अकबर शाही भी कहते हैं, या तोहफा अकबर शाही। क्योंकि ये पुस्तक उसने अकबर को तोहफे के तौर पे दिया था, अकबर के काल में लिखा था और खुद एक अफगान था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है तोहफा अकबर शाही या तारीखी शेर शाही, जिसमें उसने शेर शाह के विजयों का, उसके शासन प्रबंध का, उसके भू राजस्व सुधार का, इन सारी चीज़ों का बहुत बढ़िया से विस्तृत व्याख्या किया है। तो शासक बनने से पूर्व वह प्रशासक की सर्वप्रथम अनुभव अपने पिता के जागीर के प्रबंधक के रूप में किया था। जब पहले ही उसने जागीर का प्रबंधन किया था, यानी उसके जो पिता की जागीर थे उसका प्रबंधन किया था। दक्षिणी बिहार में जागीर का प्रबंधन किया था, ठीक है। इसके बाद इसने जलाल खान के अधीन दक्षिण बिहार पर शासन भी किया था। कुछ समय के लिए वह मुगलों के संपर्क में भी आया, जिसमें पता चलता है कि उसने चंदेरी के युद्ध में भाग भी लिया। और उसी समय बाबर ने उसके संदर्भ में कहा था कि शेर शाह के मस्तक पे बादशाहत के चिन्ह नजर आ रहे, हुमायूं उससे सावधान रहना। लेकिन हुमायूं सावधान नहीं रहा, इसी नाते दुर्घटना घट गई और 1540 ईस्वी में उसको प्रवास करना पड़ा, यानी हिंदुस्तान से उसे भाग जाना पड़ा और 15 साल उसने अपना निर्वासित जीवन जिया। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो शेर खान था। सैनिक व्यवस्था से अनुभव प्राप्त कर लिया था, यानी शासन व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था का अनुभव एक प्रकार से प्राप्त कर लिया था। जैसे तोप खाने की भी जानकारी उसको मुगलों के सेवा में आने से ही आई, तो उनकी जो सैनिक टेक्नोलॉजी है उसका भी उसने बहुत बढ़िया से अध्ययन कर लिया था। जैसे बाबर ने उज़्बेकों से सुलगमा युद्ध पद्धति सीखा था। 1502 ईस्वी के सरायपुर में उसका इस्तेमाल शैबानी खान उज़्बेक ने किया था। उस्मानियों से उसने व्यूह सजाने की पद्धति सीखा था, तोपों को सजाने की पद्धति सीखा था। इसके अलावा ईरानियों से बंदूक चलाने की कला सीखा था। तो ऐसे दौर में उसने कई सारे व्यूह रचनाएं सीख ली थी और उनका इस्तेमाल आगे चलकर भारत में युद्धों में करता है, इसी नाते वो सफल भी रहता है। तो सैनिक टेक्नोलॉजी किसी भी देश के इतिहास में शासकों को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते थे। यूरोप के इतिहास में भी एक बहुत मशहूर सैनिक टेक्नोलॉजी थी, जिसे हम गिलोटीन के नाम से जानते हैं। शासक को गिलोटीन दे दिया जाता था। एक विशेष प्रकार का औजार था जिसमें पत्तियां लगी होती थी और
उसी के सामने जब उनको रखा जाता था, तो जब वो बटन इलेक्ट्रिक स्विच टीपते थे तो इससे क्या होता था कि उनका सर धड़ से अलग हो जाता था, जिसको गिलोटीन कहा जाता था। और इसको बनाने वाले का नाम था डॉक्टर गिलोटी, और पहला रिसर्च उन्हीं के ऊपर किया था। सो ऐसे दौर में ये जो सैनिक टेक्नोलॉजी है बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसने भी सैनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जैसे शेर शाह के संदर्भ में अगर हम कुछ और मूलभूत जानते हैं, तो एक नए अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल भी उसने भारत में आविष्कार के तौर पर किया था, जिसको हम हुक्का कहते हैं। इसमें जो टैंक नुमा ये बना होता था और वो आग के गोले फेंकता था, हुक्का। और इसका इस्तेमाल उसने 1545 के कालिंजर के युद्ध में किया था, और उसी से वो घायल होकर मर भी गया था, झुलस गया था उसके आग के गोले से। तो सैनिक टेक्नोलॉजियाँ बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। इस प्रकार दिल्ली के शासक बनने से पूर्व शेर शाह ने शासन प्रबंधन के विषय में एक बेहतर जानकारी हासिल कर ली थी। पिता के जागीर के तौर पर जलाल खान के साथ वो दक्षिण बिहार में प्रशासन देख रहा था, मुगलों के साथ व्यूह रचना सीख लिया था, उनके शासन प्रशासन को भी देखा था, तो बड़ा अनुभव उसको हो गया था। शेर शाह का शासन तंत्र भी दिल्ली के अन्य सुल्तानों के भांति निरंकुश था। जैसे दिल्ली के सुल्तान से निरंकुश शासन में विश्वास करते थे, वैसे ये भी विश्वास करता थे। और एक तंत्री भी था। एक तंत्री का मतलब होता है कि शासन प्रशासन पर एक ही व्यक्ति का कब्जा होता था, एक ही व्यक्ति का शासन होता था, उसको एक तंत्री कहते। जैसे अमेरिका में जो शासन प्रणाली है द्विदलीय प्रणाली है, एक वहां पर रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। इन्हीं दोनों के बीच चुनाव होते हैं, उन्हीं दोनों के बीच में से जो बहुमत पाता है वो राष्ट्रपति के पद पर जाता है। लेकिन भारत में वर्तमान में लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन ये राजतंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें समस्त प्रशासनिक शक्ति उसके हाथों में केंद्रित थी। यानी शासन की जो धुरी था वो यही था, यानी सुल्तान था, उसके नीचे केंद्रीय प्रशासन होता था। फिर सरकार लेवल का नहीं, इसके बाद शांति प्रशासन होता था। फिर इसके बाद सरकार यानी जिला लेवल का प्रशासन होता था। फिर परगना यानी तहसील लेवल का प्रशासन होता था। फिर उसके बाद ग्राम लेवल का प्रशासन होता है, जो प्रशासन की सबसे निचली इकाई मानी जाती है। तो शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी अब्बास खान सरवादी द्वारा लिखित पुस्तक तारीख शेरशाही में मिलती है। परंतु शेर शाह की प्रसिद्धि दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण काम किया था इतिहासकार शेर कानूनगो ने। पूरा नाम है कालिका रंजन कानूनगो। पुस्तक का नाम है शेर शाह एंड हिज टाइम्स, शेर शाह और उसका काल। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखिए, शेर शाह के जीवन की अगर हम बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो प्राइमरी सोर्स या प्राथमिक सोर्स है वो तारीख शेरशाही है। वो अकबर के संरक्षण में लिखी गई बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, जिसपे उसके सैनिक विजयों, शासन प्रबंध, भू राजस्व सुधार, न्यायिक प्रशासन, इन सब की जानकारी मिलती है। इसके बाद आधुनिक काल में शेर कानूनगो ने उस एक पुस्तक निकाल शेर शाह एंड हिज टाइम्स, जो द्वितीय स्रोत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा एक और पुस्तक है परमात्मा शरण का, मुगलों का प्रांतीय प्रशासन करके है, उसका इंग्लिश में नाम है प्रोविंस सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया करके है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ऐसे दौर में मूल रूप से अगर चर्चा करें तो दो ही पुस्तक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अब्बास खान सरवानी की और दूसरा KR कानूनगो की। तो चले यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें। तो शेर शाह एंड हिज टाइम्स जो पुस्तक लिखा था, यहाँ ये पीरियड नहीं है, टाइम्स ही है। जो मूल किताब है उस पर टाइम्स ही लिखा है, इसको आप टाइम्स कर लीजिएगा, टाइम्स।
इसमें उन्होंने शेर शाह को किसी नई प्रशासनिक व्यवस्था का जनक नहीं माना है, परंतु पुरानी व्यवस्था को नए कलेवर देने का काम इसने किया था। मतलब जो सल्तनत काल की शासन प्रणाली थी उसको उसने नया कलेवर प्रदान किया, उसमें कुछ मूलभूत सुधार किए, उसको नए आधार पर सृजित करने का काम किया था। इतिहासकार कीन ने लिखा है, इस पठान ने 5 वर्षों में इतना कुछ कर डाला कि मुगल यहाँ तक के अंग्रेज भी नहीं पहुंच पाए थे। जबकि इसमें तो लिखा है कि यदि शेर शाह कुछ वर्षों तक और जीवित रहता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच में मुगल पहुंच न पाते। तो ये इतिहासकारों की टिप्पणी। इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पुस्तक लिखा था इन्होंने 1906 ईस्वी में। भारत के इतिहास को लिखा गया दूसरा किताब ये माना जाता है। पहला है जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ठीक है, अब उसके केंद्रीय प्रशासन की हम थोड़ी चर्चा कर ले। शेर शाह की केंद्रीय प्रशासन तो केंद्रीय प्रशासन जो था उसमें जहाँ तक हम बात करें तो जैसे दिल्ली सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन में 4 प्रमुख विभाग थे। मतलब केंद्र में तो दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तान होता था, तो ऐसे ही सभी चीज़ों का सर्वे सर्वा यहाँ पर भी सुल्तान ही था। और सुल्तान का मतलब यहाँ ये समझ लीजिए कि शेर शाह सूरी था। इसके बाद 4 प्रमुख विभाग थे। पहला दीवाने वजारत था, यानी जिसको वित्त मंत्रालय के नाम से हम जानते हैं। दूसरा दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग होता था। तीसरा प्रमुख विभाग था दीवाने इंसाफ, पत्राचार विभाग था। और चौथा प्रमुख विभाग था दीवाने रसालत यानी विदेश विभाग जिसको कहते हैं। तो ये 4 प्रमुख विभाग थे जो केंद्रीय प्रशासन की तरह शेर शाह के दौर में भी थे, और ये शासन की धुरी थे। शेर शाह जो था वो समस्त व्यवस्थाओं का सर्वे सर्वा था। जो भी उसके निचले स्तर के कर्मचारी थे, जो भी विभाग थे, उन सबका फीडबैक वो लेता था, और सबका दायित्व था कि अपने कार्यों का ब्यौरा वो सुल्तान को देते थे। और सुल्तान के पास पदोन्नति और पदच्युत करने का भी अधिकार होता था, बर्खास्त भी वो कर सकता था, उनकी नियुक्ति भी करता था वो। तो ऐसे दौर में शेर शाह का जो केंद्रीय प्रशासन है वो दिल्ली संसद की भांति ही था। थोड़े बहुत फेरबदल उसने भी किए थे। तो बात करें यहाँ, अफगान राज्य की शक्ति का केंद्र सुल्तान था। ये अफगान ही राज्य था। राज्य की सारी शक्ति उसी के हाथों में केंद्रित थी। केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए इनके 4 विभाग, जैसे दिल्ली सल्तनत काल में 4 विभाग थे। पहला ये दीवाने वजारत था। इसका जो प्रमुख होता था उसको हम वजीर कहते थे। वजीर 2 प्रकार के होते हैं, जैसा इतिहासकार सतीश चंद्र ने बताया, वजीर तनफीज और दूसरा वजीर तफवीज। वजीर तनफीज का मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान वजीर होता है, जिसके हाथ में सारी शक्तियाँ होती हैं। और एक नाम मात्र का वजीर होता है जिसको वजीर तफवीज कहा जाता है। तो दीवाने वजारत का प्रमुख वजीर कहलाता था। तो वजीरों का स्वर्णकाल जो है तुगलक काल कहलाता है, क्योंकि खाने जहाँ तेलंगाना के बाद सिर्फ भारत में कोई उतना बड़ा शख्सियत पैदा नहीं हुआ, तो वजीरों का स्वर्णकाल तुगलक काल कहा जाता है। बहुत दबदबा था। खुद फिरोज शाह कहता था कि मैं तो नाम मात्र का शासक हूँ, सारी शक्तियाँ तो खाने जहाँ तेलंगाना के हाथों। तो इसी से पता चलता है। तो ये केंद्रीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय था, बहुत महत्वपूर्ण विभाग था, जिसका प्रधान वजीर होता था। इसका प्रमुख कार्य जो होता था राज्य की आय व्यय का देखभाल करना होता था। जैसे आज के दौर में वित्त मंत्रालय का काम है,
इसके अतिरिक्त वह अन्य विभागों के कार्यों का भी सर्वेक्षण करता था। जो नीचे के स्तर के विभाग यानी दीवान अर्ज है, दीवान रिसालत है, दीवान इंसा है, दीवान बरीद है, तो इन सारे विभागों के कार्यों का भी वो सर्वेक्षण करता था, जांच करता था। तो इस नाते दीवान वजारत बहुत महत्वपूर्ण पद है और दिल्ली सल्तनत काल में ही इस पद का बड़ा महत्व था। इसका जो प्रमुख सब वजीर कहलाते थे और वजीरों में भी कुछ बहुत प्रमुख वजीर रहे, जैसे इल्तुतमिश का वजीर जो था उसका नाम था निजाम उल मुल्क जुनैदी, बहुत ही ताकतवर वजीर था। इसके अलावा आगे चल कर देखते हैं ख्वाजा हसन बसरी, वो भी बहुत ताकतवर वजीर था। फिर खाने जहाँ तेलंगानी सभी वजीरों में सबसे ताकतवर था, जितना पावर उसके पास सबसे किसी के पास नहीं दिखा, तो वजीर बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके बाद दीवान अर्ज, ये विभाग की स्थापना सबसे पहले दिल्ली सल्तनत काल में बलबन ने किया और इसका जो प्रमुख होता है उसको आरिज ममालिक के नाम से जाना जाता है। ये सैन्य विभाग था, इसका प्रमुख आरिज ममालिक कहा जाता था। सेना के संगठन यानी सैनिकों के नियुक्ति करना, भर्ती करना, उनके लिए रसद की व्यवस्था करना, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, उनके लिए ताजो सामान की व्यवस्था करना, उनके लिए हथियार मुहैया कराना और दाग और चेहरा प्रणाली का भी कायदे से पालन कराने की जिम्मेदारी इसकी होती थी। और ये शेर शाह ने अपने पास ही मंत्रालय रखा था, क्योंकि कब तख्ता पलट हो जाए कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए इस सबसे महत्वपूर्ण विभाग को उससे अपने पास रखा, क्योंकि राजतंत्र में जिसकी लाठी उसका भैंस माना जाता है, तो ऐसे दौर में शेर शाह बहुत सजग था इस मामले में। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस विभाग पर थी। मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे पावरफुल मंत्रालय के तौर पर वजारत के बाद यही था, तो इसका बड़ा महत्व है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा प्रमुख मंत्रालय दीवान रसालत, इसको हम विदेश विभाग भी कहते हैं, ठीक है। यह विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था और वैदेशिक नीतियों के संबंध में देखभाल करना भी इसी विभाग का दायित्व था। मतलब राजदूतों की नियुक्ति करना ये भी इसके हक में था। अन्य देशों के साथ जो आदान प्रदान होता है उसकी जिम्मेदारी भी इसके पास होती थी। तो ये विदेश विभाग बहुत महत्वपूर्ण पद है, आज भी इसका बड़ा महत्व है। तो आज के भी जितने मंत्रालय है वो भी पहले के मंत्रालय जैसा ही, ऐसा नहीं बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, सारी चीजें वही है। जैसे जो शेर शाह ने जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक का प्रशासन की नींव रखा था, वो आज हूबहू वही है, कोई अंतर नहीं है। और ये उसकी बहुत बड़ी देन भी थी। और जब भी प्रशासनिक इतिहास पढ़ाया जाता है तो मौर्य काल और शेर शाह, फिर आगे चलकर मुगलों का प्रशासन एक रोल मॉडल रहे किसी भी काल के लिए, क्योंकि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था। तो क्योंकि विजयों के द्वारा साम्राज्य को नहीं चला सकते आप, एक प्रशासनिक ढांचा तो होना चाहिए। तो चले आप चौथे विभाग की चर्चा करें। यहाँ दीवान इंसा का मतलब होता है पत्राचार विभाग का, यानी शाही सचिवालय के प्रकार का था। इसका जो प्रमुख होता था उसको हम बरीद ममालिक कहते हैं, ठीक है। दबीर ममालिक, बरीद तो गुप्तचर हो जाएगा, दबीर ममालिक कहलाता था। इसका प्रमुख काम था शाही फरमान, जो राजाज्ञा होती थी, जो आदेश होते थे उसको लिपिबद्ध करना था और देश के विभिन्न भागों में आज्ञा पालन करने संबंधित अधिकारियों को पास भेजना था। इन चार विभागों के अतिरिक्त कुछ अन्य विभाग और भी थे, जैसे दीवान कजा यानी न्याय विभाग इसको हम कहते हैं। इसका प्रमुख जो होता था वो काजी कहलाता था। गुप्तचर विभाग यानी दीवान बरीद, इसका जो प्रमुख होता था उसको बरीद ममालिक कहा जाता था। शाही परिवार के प्रभारी अधिकारी को दीवान सामान कहा जाता था, ठीक है। दीवान सामान होता था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद था। तो शेर शाह के दौर में केंद्रीय प्रशासन में ये चार के अलावा कुछ और भी प्रमुख पद थे, जैसे दीवान सामान, दीवान बरीद,
दीवाने कजा, तो ये केंद्रीय स्तर के प्रशासन में थे। न्याय के मामले में भी बुधवार के दिन वो न्याय दिवस होता था उसका। जैसे आज आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री वगैरह कुछ दिवस अपने बनाए रहते हैं, कुछ कार्य दिवस रहते हैं जिससे वो काम करते हैं स्पेशल। तो ऐसे ही इसके दौर में भी बुधवार का दिन एक निश्चित किया गया था कि उस दिन वो न्याय करता था। ठीक है, चले। अब शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन की चर्चा करें हम, तो शेरशाह का जो प्रांतीय प्रशासन, इसके संदर्भ में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। उसकी असल वजह यह है कि सूबा का जो सृजन की बात बताते हैं इतिहासकार परमात्मा शरण, वो स्पष्ट नहीं, क्योंकि सूबे का गठन भारत के इतिहास में सबसे पहले अकबर ने 1580 में किया था। 12 सूबों का सृजन किया था, उनके लिए 12 सूबेदार की नियुक्ति की थी जो सैनिक मामलों के विशेषज्ञ होते थे, और साथ ही साथ 12 दीवान की भी नियुक्ति की थी जो आर्थिक मामलों के या वित्त मामलों के विशेषज्ञ होते थे। तो इससे पहले सूबेदार या सूबा या दीवान शब्द का जिक्र स्पष्ट नहीं, इसलिए ये विवाद का विषय है। तो स्पष्ट है कि उसके संदर्भ में कोई प्रांतीय प्रशासन का कोई खाका नहीं था। सैनिक सूबेदारियां दिखाई देती है, लेकिन वो ज़्यादा स्पष्ट है। तो यहाँ बात करें शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में इतिहासकारों में विभिन्न मत है। इतिहासकार कानूनगो के अनुसार शेरशाह के शासनकाल में सरकार के ऊपर प्रशासन की कोई इकाई नहीं थी। ये ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है के.आर. कानूनगो का। किंतु डॉक्टर परमात्मा शरण ने इस मत का खंडन किया है। उनका कहना है कि शेरशाह के शासनकाल में सैनिक सूबेदारियों की नियुक्ति होती थी। इस प्रकार केंद्र प्रांतों में विभाजित था जिसे सूबा कहा जाता था, और यहाँ सूबेदार अथवा फौजदार की नियुक्ति होती थी। ये गलत है, फार्मूला एकदम गलत। किताब का नाम है परमात्मा स्मरण की जो पुस्तक है, परमात्मा स्मरण, इनकी पुस्तक का नाम है मुगलों का प्रांतीय, ये पुस्तक है। 1580 से पहले सूबा और सूबेदार कहीं मिले ही नहीं। इसका मतलब है के.आर. कानूनगो ज़्यादा सही कि शेरशाह के समय में जो प्रशासन था उसमें कहीं भी हमें प्रांत का जिक्र नहीं है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। चले अब हम आगे। तो सरकार लेवल के प्रशासन की यहां बात करें, जिसको हम जिला कहते हैं। ये जिला कहलाता है। इसी मामले में वो अकबर का अग्रगामी था। अकबर का अग्रगामी, यानी अगर प्रशासन की बात करें तो सरकार से लेकर, यहाँ पर जोड़ देते हैं हम, सरकार से लेकर ग्राम प्रशासन, ये शेरशाह की देन थी, शेरशाह की देन। तो शेरशाह ने शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को 66 इकाई यानी सरकारों में बांट दिया कि शासन प्रशासन को आसान बनाया जाए। जैसे मौर्य काल में हम देखते हैं कि 26 प्रकार के विभाग हमें दिखाई देते हैं। जैसे बूचड़ खाना का अध्यक्ष भी दिखाई देता है, वेश्यालय का भी अध्यक्ष दिखाई देता है, शराब खाने का भी अध्यक्ष दिखाई देता है, नमक का अध्यक्ष दिखाई देता है। तो प्रमुख विभागों को मिलाकर 26 प्रकार के विभाग उससे बनाए गए थे मौर्य साम्राज्य में। तो ऐसे इसने भी शासन को बेहतर तरीके से चलाया जाए, इसलिए उसको 66 जिलों में विभक्त कर दिया, ताकि प्रशासन को थोड़े थोड़े क्षेत्र देकर उसको संभाला जा सके।
जिसमें 19 जो सरकारें थी वो सीधे बंगाल में थी। प्रत्येक सरकार सिख में इसका जो प्रमुख होता था उसको सिकदार सिकदारान कहा जाता था, तथा दूसरा मुंसिफ मुंसिफान कहलाता था। ये दो अधिकारी से, पहला सिकदार सिकदारा यानी ये क्या करता था, ये सैनिक मामलों का विशेषज्ञ होता था। मुंशी से मुंशीमान विश्व और न्याय का काम करता था। तो दो प्रमुख विभाग थे इससे। सिकदार सिकदारान जिले का नागरिक प्रशासन का प्रभारी था। उसका कार्य फिर सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करना था। जैसे आज के दौर में आप देख रहे हैं कि जो एसपी होता है उसका बहुत बड़ा काम होता है कि वो जिले में जो पुलिस व्यवस्था उसका सबसे बड़ा सर्वे सर्वा होता है, तो एसपी की भांति काम कर रहा था। तथा अधीनस्थ परगनों में सिकदारों के कार्यों का निरीक्षण भी करना था। जो इसके नीचे के परगने से उसके जो कार्य थे उसका निरीक्षण भी इसे करना होता था। मुंसिफ मुंसिफान वस्तुतः न्याय विभाग से संबंध था, और ये परगने के मुंसिफों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुनता था। यानी जो नीचे के परगना होता था उसके विरुद्ध निर्णय को भी ये सुनता था। यहाँ आगे बढ़े हम लोग, तो परगना लेवल के प्रशासन की चर्चा करें। यहाँ ये तहसील स्तर का प्रशासन है। प्रत्येक सरकार परगनों में विभक्त थी, और प्रत्येक परगने में एक सिकदार यानी सैनिक मामलों का विशेषज्ञ, एक मुंसिफ वित्त मामलों का या न्यायिक मामलों का विशेषज्ञ, एक फौजदार यानी एक खजांची होता था, और दो कारकुन यानी क्लर्क होते थे। एक फारसी भाषा का होता था, दूसरा एक स्थानीय भाषा का होता था। क्योंकि अफगानों की भी जो राज की भाषा थी वो फारसी थी, और स्थानीय भाषा में इसलिए होते थे कर्मचारी की ग्रामीण अंचल में जो वहाँ के लोक भाषा है उसका भी इस्तेमाल होता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। सिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था जिसका कार्य परगने में शांति व्यवस्था बहाल करना होता था। मुंसिफ का कार्य दीवानी यानी भू राजस्व के मुकदमों का निर्णय करना था। भूमि की नाप शसन लगान व्यवस्था की देखभाल करता था। फौजदार परगने का खजांची होता था, और कारकुन क्या होते थे, हिसाब किताब करने के लिए क्लर्क होते थे। फारसी तथा स्थानीय भाषा में रखे जाते थे। ठीक, आगे चले हम। यहाँ शासन की सबसे जो निचली इकाई होती है उसको हम ग्राम स्तर का प्रशासन कहते हैं। तो ग्राम स्तर पर शेषा की सबसे छोटी जो इकाई थी ग्राम, सभी प्रशासन में देखिए एक चीज सामन रख लीजिएगा, चाहे मौर्य काल का प्रशासन पढ़िए, चाहे गुप्त काल का प्रशासन, चाहे चोलों का प्रशासन पढ़िए, चाहे राजपूतों का प्रशासन पढ़िए, चाहे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़िए, चाहे मुगल काल का प्रशासन पढ़िए, चाहे आज का प्रशासन पढ़िए, सब में गांव सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। कॉमन चीज है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो सबसे छोटी इकाई से और प्रत्येक परगना गांव में विभक्त हो गया। गांव का जो प्रमुख होता है उसको मुकद्दम या मुखिया कहते हैं, आज के दौर में ग्राम प्रधान कहते हैं। जो शांति व्यवस्था का प्रमुख होता है, सैनिक मामलों का विशेषज्ञ होता है, जो गांव में शांति व्यवस्था देखता था। ठीक, गांव का दूसरा प्रमुख अधिकारी पटवारी होता था या लेखपाल कह सकते हैं, जो कृषकों और उनकी भूमि पर उपज का ब्यौरा रखता था। गांव में शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता आदि का प्रबंध स्वयं ग्राम पंचायतें अपने से ही करती थी। तो ये प्रशासन के प्रमुख लेयर थे। तो अगर एक डायग्राम से अगर इसको हम स्पष्ट करें तो बहुत सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ अगर शेष आके प्रशासन की चर्चा करें तो एक डायग्राम आप समझ सकते हैं। तो डायग्राम अगर आप बनाना चाहे तो देखिए केंद्र में जो है ये सुल्तान हो जाएगा। ये सुल्तान जो होता था केंद्र में हो जाएगा। इसके जो सबसे सर्वे सर्वा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा लेयर जो है ये प्रांत हो जाए, ये केंद्र हो जाएगा। प्रांत नहीं होगा, केंद्र होगा। ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये केंद्र हो जाएगा। इसके बाद प्रांत हो जाएगा। ठीक,
इसके बाद हो जाएगा सरकार हो जाएगा, इसके बाद परगना, इसके बाद ग्राम। ये शेरशाह का प्रशासन है। इससे भी आप समझ सकते हैं, एकदम आसान है, इसी डायग्राम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुल्तान सर्वे सर्वा हो जाता था, उसके बाद केंद्र में 4 प्रमुख विभाग दिखाई देते। दीवाने विजारत, यानी वो आय व्यय का मामला या वित्त मंत्रालय देखता था। दूसरा दीवाने अर्ज, सैनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी उसके हाथ में थी, यानी सेना का विभाग देखता था वो। इसके बाद तीसरा जो प्रमुख होता था दीवाने रसालत, विदेश विभाग। चौथा प्रमुख विभाग था दीवाने हिंसा, यानी पत्राचार विभाग होता था। तो इस केंद्र में 4 विभाग थे यहाँ पर, ठीक। इसके बाद प्रांतीय प्रशासन स्पष्ट नहीं है, यहाँ पर कोई स्पष्ट डेटा नहीं मिलता। और सरकार से लेकर ग्राम लेवल तक का प्रशासन इसमें मिलता है, जिले से लेकर गांव स्तर तक का प्रशासन। ये शेरशाह इसी मामले में अकबर का अग्रगामी था, अकबर का अग्रगामी। ये सारी व्यवस्था अकबर ने ऐसे हूबहू उठा लिया था जो शेरशाह ने अपना पेश किया था। अब सरकार लेवल पर 2 प्रमुख अधिकारी दिखाई देते हैं। सिकदारान पहला अधिकारी था जो सैनिक मामलों का विशेषज्ञ होता था, यानी जिले लेवल पर जो शांति व्यवस्था बहाल रखना, जिले की सुरक्षा रखना और भू राजस्व की वसूली में मुंसिफ की सहायता करना, इसका काम था। दूसरा एक मुंसिफ होता था। तो 2 अधिकारी थे, सिकदारान और मुंसिफान, 2 अधिकारी थे। परगने स्तर पर 4 प्रमुख अधिकारी दिखाई देते। पहला सिकदार था, यानी सैनिक व्यवस्था देखना, लगान वसूली में मुंसिफ की सहायता करना। दूसरा मुंसिफ था जो न्याय व्यवस्था और लगान वसूली का काम करता था। इसके बाद एक फौजदार यानी खजांची दिखाई देता है। फिर चौथा जो प्रमुख जो व्यक्ति था उसमें कारकुन और क्लर्क दिखाई देते हैं, जो अधिकारी थे, एक स्थानीय भाषा का और एक राजकीय भाषा का। तो इसमें भी 4 दिखाई दे रहे परगने स्तर पर। फिर ग्राम स्तर पर मुकद्दम या मुखिया होता था और इसके अलावा एक पटवारी होता था। एकदम डायग्राम से एकदम स्पष्ट है, चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और ये हर बार एग्जाम में आता भी है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। तो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में शेरशाह के प्रशासन से कुछ और चीज़ों को हम स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए।